हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम मस्ती बाई सौरभ में। जैसा कि हम लोग पिछले सेशन में प्रस्तावना देख रहे थे यानी उद्देशिका देख रहे थे, तो उसी क्रम में हम लोग उद्देशिका को आगे बढ़ाएंगे। प्रस्तावना में हम लोगों ने पहला भाग शुरू किया था। क्या किया था? पहला भाग शुरू किया था। और पहला भाग जो था प्रस्तावना का वो क्या था? हम भारत के लोग, लिख लो सभी लोग अगर नहीं लिखा हो, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष समझना, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को तो ये था हमारा भाग एक, और इसी की बाल में से खाल निकालना बाकी था। चलिए तो अब इसको शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने हेडिंग डाली थी इनका क्रम, यानी कि जो शब्द है ना, शब्दों का क्रम। तो इसी को लिखेंगे शब्दों का क्रम। जो क्रम है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हमारी जो प्रस्तावना है उसमें जो शब्दों का क्रम है वो किस प्रकार है, जैसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, उसके बाद आता है हमारा समाजवादी, और इसके बाद आता है पंथ निरपेक्ष। यहां से प्रश्न बन सकता है इसलिए इसको आप लिख लें, पंथ निरपेक्ष। इसके बाद लोकतंत्रात्मक, और इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे क्या मिलता है हम लोगों को, गणराज्य। तो ये तो है शब्दों का क्रम, ठीक है। अब हम देखेंगे जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, इसका मतलब क्या होता है? प्रभुत्व संपन्न का अर्थ होता है, प्रभुत्व संपन्न का अर्थ होता है, क्या होता है? सर्वोच्च शक्ति, मतलब स्वयं में जो सर्वोच्च शक्ति होती है उसी को कहते हैं प्रभुत्व संपन्न, ठीक है। क्या बोलते हैं? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। और इसमें एक लाइन लिखेंगे हम लोग कि कोई भी देश अपने आंतरिक व बाह्य मामलों में निर्णय लेने के लिए कोई दबाव न हो तो ऐसा देश संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होता है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होता है। कोई भी अगर देश है और वह अपना आंतरिक कोई मामला है और उस पर निर्णय लेना चाहता है और उस पर कोई भी दबाव नहीं है, तथा इसी के साथ साथ कोई बाह्य मामला है और उस पर कोई निर्णय लेना चाहता है और उस बात के लिए भी कोई दबाव नहीं है, तो ऐसा देश संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश कहलाता है। बोलिए, प्रभुत्व संपन्न के बारे में समझ में आई बात?
ये प्रभुत्व संपन्न जो शब्द है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये बात समझ में आई, क्रम याद रहेगा। देखिए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, ये इनका क्रम है। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत? आगे बढ़े। चलिए अगर आपने नोट नहीं किया तो फटाफट नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि अभी हमने देखा कि इसके बाद आता है हमारा समाजवादी। क्या था? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, है ना। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। तो समाजवादी को समझते हैं। समाजवादी, और जो समाजवादी है यह है, लिखेंगे, यह है मूल संविधान में नहीं था, मतलब जो संविधान हमारा लिखा गया था उस संविधान के अंदर, उस संविधान में जो प्रस्तावना थी उसमें समाजवादी शब्द नहीं था। ठीक है, तो यह मूल शब्द, यह मूल संविधान में नहीं था। इसको 42वें संविधान संशोधन में, संविधान संशोधन में जोड़ा गया। संशोधन में 1976 में, संशोधन 1976 में जोड़ा गया। और इसके अर्थ की बात करें, इसका अर्थ क्या होता है? अर्थ लिखेंगे, अर्थ क्या होगा? लिखेंगे समाज में आय, क्या बोला? समाज में आय, प्रतिष्ठा, आय, प्रतिष्ठा, पद, ठीक है क्या? आय, प्रतिष्ठा, पद के आधार पर असमानता न हो, उसी को कहते हैं समाजवादी। ठीक है, क्या हो? आय, प्रतिष्ठा और पद के आधार पर कोई भी असमानता ना हो तो वो क्या कहलाएगा? समाजवादी। बोलिए बात समझ में आई है? देखिए पहला हो गया संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अच्छा, अगर हम बात करें और दूसरा जो है समाजवादी, समाजवादी जो होता है, समाजवादी क्या बोला हमने? समाजवादी जो होता है इसको हम दो आधार पर समझ सकते हैं। तो हम इसमें लिखेंगे समाजवादी मुख्यतः दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। ठीक है, नंबर 1 साम्यवादी समाजवाद, साम्यवादी समाजवादी, और दूसरा जो होगा लोकतांत्रिक मिश्रित समाजवाद। ठीक है, एक होता है साम्यवादी समाजवाद और दूसरा होता है लोकतांत्रिक मिश्रित समाजवाद। अब इन दोनों में अंतर हम देख लें, इन दोनों में आखिर अंतर क्या है, उस अंतर को स्पष्ट कर लेते हैं। यहां पर लिखेंगे संपूर्ण व्यवस्था पर किसका अधिकार होता है? सरकार का अधिकार होता है, सरकार का अधिकार होता है। ठीक है, अधिकार होता है। आगे लिखेंगे, अगर इसमें लिखना चाहें तो इसमें कौन सी लाइन लिखी जाएगी? इसमें लिखेंगे संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर सरकार का अधिकार होता है, लेकिन यहां पर सार्वजनिक क्षेत्र प्लस निजी दोनों का अधिकार होगा। ठीक है, इसके बाद यहां इसमें क्या खास बात होगी? जो साम्यवादी समाजवाद है उसमें क्या और होगा? देखिए ये क्या करता है, ये देखिए सरकार का पूरा कंट्रोल होता है, तो इसका मतलब ये हो गया निजी क्षेत्र है ना, निजी, या फिर ऐसे लिख सकते हैं निजी संपत्ति का
संपत्ति का विरोध करता है। क्या करता है? विरोध करता है। और ये क्या करेगा? ये समर्थन करता है। ठीक है, समर्थन करता है। बात समझ गए? बोलिए। यहां पर क्या किया? समाजवादी, जो समाजवाद था, समाजवादी लिख दो चाहे समाजवाद लिख दो, ठीक है। साम्यवादी समाजवाद था, उसमें क्या था? सरकार का क्या था? सरकार का ही सब कुछ है। लेकिन यहाँ पर निजी और सरकार दोनों का देखने को मिलता है। ठीक है, लोकतांत्रिक मिश्रित अर्थव्यवस्था में। इतना नोट कर लिया? अगर कर लिया तो फिर हम चलते हैं आगे की तरफ। इसके बाद जो तीसरा शब्द आया था, पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष। अच्छा, जो पंथ निरपेक्ष था यह भी मूल संविधान में नहीं था। मूल संविधान में नहीं था। क्या हुआ था? जब 42वें संविधान संशोधन के अंदर, 42वें संविधान संशोधन 1976 में इस शब्द को जोड़ा गया। इस शब्द को क्या कर दिया गया? जोड़ दिया गया। इसके बाद क्या होता है? पंथ निरपेक्ष का अर्थ की बात करें, अर्थ क्या होगा यहां पर? ऐसा देश जिसका कोई राष्ट्रीय धर्म ना हो, और उस देश में सभी धर्मों को क्या किया जाता हो? सभी धर्मों का सम्मान किया जाए। सम्मान व, देखिए यहां पर सभी धर्मों का क्या किया जाएगा? सम्मान। ऐसे लिख लो, सम्मान किया जाता है, किया जाता है। तो ऐसा जो राष्ट्र होगा, ऐसा जो देश होगा जहां पर अपना कोई धर्म ना हो, ठीक है, और वो सभी धर्मों को मानता हो, उस देश के अंदर सभी धर्मों को मानने वाले लोग रहते हों, तो ऐसे देश को हम कहते हैं पंथ निरपेक्ष। तो हमारा देश कैसा है? पंथ निरपेक्ष है, और हमारी उद्देशिका में ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमारा कोई धर्म नहीं है, हम क्या है? पंथ निरपेक्ष हैं। हमारे देश में कोई भी धर्म माना जा सकता और किसी भी धर्म का हम लोग अपना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे। यहां पर एक मामला आता है, एक केस होता है। केस कौन सा था? SR बॉम्बई केस 1994। और इस केस के अंदर क्या होता है? जब इसकी सुनवाई होती है और इस केस का जब निर्णय सामने आता है, तो पंथ निरपेक्ष शब्द को संविधान का क्या किया जाता है? मूल ढांचा माना जाता है। और याद रखना, जो शब्द या जिस भाग को और जिस बिंदु को मूल ढांचा मान लिया जाता है संविधान में, उस मूल ढांचा को फिर कभी हटाया नहीं जा सकता। उसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन उस मूल ढांचे को हटाया नहीं जा सकता है। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। तो SR बॉम्बई केस 1994 में आता है, और पंथ निरपेक्ष शब्द को क्या किया जाता है? संविधान का मूल ढांचा घोषित कर दिया जाता है। बोलिए, इतनी बात क्लियर हुई? यहां तक आपको समझ में आ गया? इसके बाद आता है लोकतंत्र। ठीक है, पंथ निरपेक्ष के बाद आया था लोकतंत्र। क्या आया था? लोकतंत्रात्मक शब्द आया था, तो उसी को हेडिंग में डालेंगे, लोकतंत्रात्मक
ठीक है, सभी लोग ये हेडिंग डालें, लोकतंत्रात्मक। इसी हेडिंग को हम लोग अगले सेशन में करेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी स्टूडेंट आने वाले हैं तो उनको भी अब पढ़ाना पड़ेगा मुझे। तो आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।